कभी कभी कुछ कहानियां सवाल बनकर नहीं, दरवाजा बनकर सामने आती हैं। एक ऐसे दरवाजे की तरह जो खुलता है उस दुनिया की ओर जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह देखा नहीं। मौत के पार क्या है, बस सन्नाटा या कोई नई जिंदगी? तीन नाम, एक कमरा और मौत की खामोशी। कमरे में ना खिड़की टूटी थी, ना दरवाजा उखड़ा। सब कुछ वैसा ही था, सलीके से सजा हुआ, शांत। लेकिन भीतर कुछ था जो चीख रहा था। तीन जिंदगियां जो कल तक हंस रही थीं, आज सवाल बन गई थीं। एक ऐसा सवाल जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया, क्या मौत के बाद कोई दुनिया है? जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत और आयुर्वेद जानने वाले तीन बौद्धिक लोग, एक दंपति और उनकी सबसे करीबी दोस्त, केरल से हजारों किलोमीटर दूर अरुणाचल की घाटियों में एक होटल में चुपचाप दाखिल हुए और फिर कभी बाहर नहीं निकले। पुलिस को मिला एक नोट, हमने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी लिया, अब हम जा रहे हैं। और कुछ सुराग, बालों के गुच्छे, काले ब्रेसलेट्स और इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री जो मृत्यु के बाद की यात्रा तक जाती थी। तो क्या था पूरा मामला, कैसे और क्यों हुई थी उन तीनों की मौत? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम से शुरू होती है और जाकर खत्म होती है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो टाउन स्थित ब्लू पाइन होटल में। केरल के तिरुवनंतपुरम की एक शांत और सुंदर बस्ती में रहती थी 29 वर्षीय आर्याबी नायर, एक ऐसी लड़की जो अपने व्यक्तित्व से हर किसी का दिल जीत लेती थी। पढ़ी लिखी, सलीकेदार, आत्मनिर्भर और बेहद सौम्य स्वभाव वाली आर्या एक प्रतिष्ठित स्कूल में फ्रेंच भाषा की शिक्षिका थी। उसका परिवार भी उतना ही संस्कारी और शिक्षित था। घर के हर सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र में पहचान बनाई थी, एक ऐसा परिवार जिसे देखकर लगता था मानो जीवन ने हर सुख खुद चुनकर उन्हें दिया हो। आर्या की जिंदगी भी एक आदर्श कहानी की तरह लग रही थी, खासकर तब जब अप्रैल में उसकी शादी तय हुई। और यह कोई पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज नहीं थी, यह रिश्ता आर्या की अपनी पसंद से, पूरे परिवार की रजामंदी से तय हुआ था। ना कोई छुपा हुआ प्यार, ना ही कोई सामाजिक दबाव। सब कुछ बिल्कुल साफ और सच्चा था। आर्या की आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। लेकिन किस्मत की कहानी इतनी सीधी नहीं होती। शादी से ठीक एक महीने पहले 27 मार्च 2024 की शाम आर्या अचानक लापता हो गई। रोज की तरह ही वो स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो माहौल धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। परिवार ने पहले दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ की, स्कूल से लेकर रास्ते तक सब जगह तलाश की, लेकिन आर्या का कोई नामो निशान नहीं मिला। शादी सिर पर थी और ऐसे समय में यह गायब हो जाना पूरे परिवार को तोड़ने लगा। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसी रात पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और सबसे पहले आर्या के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस किया। लेकिन जो पता चला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। आर्या तिरुवनंतपुरम में थी ही नहीं, उसका आखिरी लोकेशन असम के गुवाहाटी में दिख रहा था। अब घर वालों के लिए ये और भी हैरान कर देने वाली बात थी, आर्या गुवाहाटी पहुंची कैसे? सवाल बहुत बड़ा था और जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी अब पुलिस पर थी। सबसे पहले पुलिस ने आर्या के कॉल डिटेल्स खंगाले। डेटा में दो नंबर सामने आए जिनसे 27 मार्च 2024 की शाम को आर्या की सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही आर्या गुवाहाटी पहुंची, उन दोनों नंबरों से कोई भी बातचीत आगे नहीं हुई। सब कुछ अचानक थम गया था, जैसे कोई प्लान पहले से तय हो और गुवाहाटी पहुंचते ही सारे संपर्क खत्म कर दिए गए हों। पुलिस ने दोनों नंबरों की पहचान निकाली। पहला नंबर नवीन थॉमस, उम्र 35 साल। दूसरा नंबर उनकी पत्नी देवी थॉमस का था। देवी और नवीन की शादी को 11 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर वे एक आदर्श दंपति लगते थे, पढ़े लिखे, समझदार, सामाजिक रूप से सम्मानित। देवी के पिता केरल के मशहूर फोटोग्राफर थे, एक नाम जिसे लोग इज्जत से याद करते थे। नवीन और देवी दोनों पेशे से आयुर्वेद डॉक्टर थे। इसके अलावा देवी जर्मन भाषा की शिक्षिका थीं, वही स्कूल जहां आर्या फ्रेंच पढ़ाया करती थी। यही वह जगह थी जहां देवी और आर्या की पहली मुलाकात हुई थी। स्कूल के गलियारों में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई। वो दोस्ती इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि आर्या अक्सर देवी के घर आने जाने लगी थी। नवीन भी आर्या को भली भांति जानता था, आखिरकार वह उसकी पत्नी की सबसे करीबी सहेली थी। देवी, नवीन और आर्या तीनों पढ़े लिखे, आत्मनिर्भर और जिंदगी में किसी भी तरह की कमी से दूर।
हर चीज पूरी, पैसा, पहचान, रिश्ता, फिर भी कुछ ऐसा था जो सतह के नीचे उबल रहा था। कुछ ऐसा जो अब तक किसी को नजर नहीं आया। लेकिन अब पुलिस को जो चीज सबसे ज्यादा खटक रही थी वो यह थी, आर्या के कॉल डिटेल्स में गुवाहाटी रवाना होने से ठीक पहले सबसे ज्यादा बातचीत देवी से ही क्यों हुई। नवीन से तो नाम मात्र की बात हुई, असली संवाद देवी और आर्या के बीच था। जांच का दायरा अब देवी पर केंद्रित हो गया। पुलिस ने देवी के भी कॉल डिटेल्स निकाले और जब परिवार से सवाल किया गया तो जवाब साफ था, हाँ देवी तो आर्या की अच्छी दोस्त है। लेकिन असली सवाल अब भी अनसुलझा था, बिना बताए ये लोग गुवाहाटी क्यों गए। अब घर वालों के मन में फिक्र तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी, शायद कोई जरूरी काम होगा, लौट आएगी। लेकिन 27 मार्च बीत गया, फिर 28 मार्च भी चुपचाप गुजर गया। आर्या का कोई अता पता नहीं। उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जैसे उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी और उसके इरादे सब किसी घने कोहरे में गुम हो गए हों। इधर तिरुवनंतपुरम में आर्या के माता पिता बेचैनी से हर फोन कॉल की आवाज पर चौंक उठते थे, और उधर एक दूसरी कहानी चुपचाप आकार ले रही थी, एक ऐसी कहानी जिसकी भनक भी घर वालों को नहीं थी। 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से एक फ्लाइट रवाना होती है। इस फ्लाइट में 3 नाम एक साथ दर्ज थे, नवीन थॉमस, देवी थॉमस और आर्या बी नायर। तीनों ने मिलकर यह सफर चुना था। मंजिल थी भारत के सुदूर उत्तर पूर्व का एक शांत शहर गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुंचने के बाद वे एक होटल में चेक इन करते हैं। शाम के समय तीनों थोड़ी देर शहर की गलियों में घूमते हैं, स्थानीय दुकानें देखते हैं, कुछ जगहें कैमरे में कैद करते हैं, जैसे सब कुछ एक आम सैर की तरह हो। लेकिन ये यात्रा सिर्फ गुवाहाटी तक सीमित नहीं थी। 28 मार्च की सुबह वे होटल से चेक आउट करते हैं और निकल पड़ते हैं एक लंबी ड्राइव पर, अरुणाचल प्रदेश की ओर, पूर्वोत्तर के पहाड़ों और घाटियों से होते हुए। मंजिल जीरो टाउन, प्रकृति के सौंदर्य और लोक संस्कृति का अनोखा संगम। जीरो टाउन पहुंचकर तीनों होटल ब्लू पाइन में ठहरते हैं। रजिस्टर में दर्ज था, एक मेल और 2 फीमेल गेस्ट्स। एक ही कमरा बुक किया गया और स्टाफ को साफ साफ कहा गया, एक एक्स्ट्रा बेड लगा दीजिए। 28 मार्च की शाम वे सैलानी की तरह जीरो टाउन की वादियों में घूमते हैं। हंसी, तस्वीरें, बातचीत, सब कुछ एक सामान्य छुट्टी जैसा प्रतीत होता है। 29 मार्च की सुबह नाश्ते के बाद तीनों फिर निकल पड़ते हैं। कभी वो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स देख रहे होते हैं, कभी टूरिस्ट स्पॉट्स की ओर मुड़ते हैं, तो कभी लोकल बाजार की गलियों में खो जाते हैं। 30 मार्च को भी सब कुछ वैसा ही होता है, दिन भर की चहल पहल और फिर रात को होटल लौटना। होटल स्टाफ के मुताबिक तीनों बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। ना कोई तनाव, ना कोई असहजता, ना कोई ऐसी बात जिससे कोई अनहोनी की आशंका हो। लेकिन सब कुछ इतना सामान्य था कि अब वही सामान्यता खुद एक रहस्य बन चुकी थी। 31 मार्च 2024 को भी सब कुछ सामान्य ही था। तीनों सुबह सुबह निकले, शहर की गलियों में किसी पर्यटक की तरह घूमे, दुकानों में झांका, स्थानीय लोगों से बातें की और शाम होते ही मुस्कुराते हुए होटल लौट आए। 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 4 दिन बिल्कुल वैसा ही गुजरा जैसे कोई बेफिक्र छुट्टियों का लुत्फ उठा रहा हो। होटल ब्लू पाइन के स्टाफ को भी इन 4 दिनों में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तीनों बेहद विनम्र थे, समय पर खाना खाते, सैर पर निकलते और शांतिपूर्वक लौट आते। होटल का पूरा भुगतान पहले ही कर चुके थे, इसलिए शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता था। सब कुछ व्यवस्थित और सामान्य था। फिर आई 1 अप्रैल। उस सुबह कुछ बदला हुआ सा महसूस हुआ। रूम नंबर 203 में अजीब सी खामोशी थी। ना कोई बाहर निकला, ना हॉलवे में उनकी झलक मिली। आमतौर पर सुबह होते ही इनमें से कोई ना कोई नाश्ते के लिए जरूर दिखता था, लेकिन उस दिन दरवाजा जैसे खुद में ही बंद था। होटल स्टाफ ने सोचा शायद आराम कर रहे होंगे, आखिर पिछले 4 दिन लगातार बाहर रहे हैं। रूम सर्विस वाले ने रोज की तरह सफाई के लिए दरवाजे पर दस्तक दी, डोरबेल भी बजाई। कोई जवाब नहीं। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। हर बार वही सन्नाटा। स्टाफ ने मान लिया कि शायद मेहमान थककर गहरी नींद में होंगे या काम में व्यस्त होंगे। बात आई गई हो गई। लेकिन फिर आई 2 अप्रैल 2024 की सुबह। अब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे और रूम 203 से कोई भी बाहर नहीं आया था। होटल का बुफे ब्रेकफास्ट जो सुबह 10:30 बजे तक लगता था, खत्म होने को था, लेकिन उस दिन भी कोई नजर नहीं आया। सफाई कर्मी ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया, फिर भी वही सन्नाटा। अब स्टाफ को पहली बार हल्की चिंता हुई। 4 दिन तक जो लोग बेहद जिंदा दिल, मिलनसार और सामान्य लगे थे, वो अचानक 2 दिन से बिल्कुल गायब क्यों हैं? स्टाफ ने तुरंत अपने मैनेजर को सूचित किया। मैनेजर को मामला कुछ अजीब लगा। उसने होटल के इंटरकॉम से कमरे में कॉल करना शुरू किया। कमरे में होटल का लैंडलाइन फोन लगातार बजता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
अब होटल स्टाफ की चिंता शक में बदलने लगी थी। एक अटेंडेंट को फिर से भेजा गया। उसने डोर बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब मामला अजीब से खौफनाक लगने लगा था। होटल मैनेजर ने रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबरों में से एक पर कॉल किया, पर वह भी स्विच ऑफ था। घड़ी अब सुबह के करीब 10:30 बजा रही थी। एक पूरी रात और अगली सुबह बिना किसी हलचल के बीत चुकी थी। स्टाफ और मैनेजर दोनों समझ गए थे, अब इंतजार और नहीं किया जा सकता है। आखिरकार फैसला लिया गया, मास्टर की से दरवाजा खोला जाएगा। चाबी घुमाई गई। ताले की क्लिक के साथ दरवाजा धीरे से खुला और अगले ही पल एक गहरा सन्नाटा पूरे कॉरिडोर में फैल गया। होटल स्टाफ जड़ हो गए। कमरे के भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेड पर एक शव पड़ा था और फर्श पर दूसरा। खून के छींटे चादर पर, तकिए पर और कमरे के कोनों तक फैले हुए थे। बेड पर जो निर्जीव शरीर था वह नवीन थॉमस का था। फर्श पर जो लाश मिली वह थी उसकी पत्नी देवी थॉमस। होटल स्टाफ के जहन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था, इस कमरे में 3 लोग थे, तो तीसरी महिला आर्या नायर कहाँ है? क्या वह भाग गई या उसी ने ये सब किया? कमरे की खामोशी में अब सिर्फ खून के निशान बोल रहे थे, जो फर्श पर से होते हुए बाथरूम की ओर जाते थे। कुछ स्टाफ सदस्य कांपते कदमों से बाथरूम की ओर बढ़े। बाथरूम का दरवाजा अध खुला था, अंदर झांका गया और फिर एक तीसरा शव। आर्या नायर खामोश बाथरूम की फर्श पर पड़ी थी। अब कमरे में सिर्फ चीखें थीं। होटल मैनेजर ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, पूरे कमरे को चारों ओर से घेर लिया गया। दरवाजे सील कर दिए गए। होटल स्टाफ को तुरंत बाहर निकाल दिया गया और एक सन्नाटे भरे सस्पेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले तीनों शवों का मुआयना किया गया। तीनों की कलाई पर गहरे धारदार कट के निशान थे। ये किसी मामूली खरोंच की बात नहीं थी, बल्कि ऐसी चोटें थीं जो सीधे जान ले सकती थीं। जख्म इतने एक जैसे थे जैसे एक ही हाथ से बनाए गए हों। मौत का तरीका लगभग एक जैसा था। लेकिन जो चीज पुलिस को सबसे ज्यादा चौंका रही थी वो थी कमरे की हालत। सब कुछ व्यवस्थित था, बेड अपनी जगह, फर्नीचर बिल्कुल ठीक, सामान ना फैला हुआ, ना ही टूटा फूटा। और सबसे अजीब बात, कमरा अंदर से लॉक था। इसका मतलब साफ था, या तो तीनों ने खुद को खत्म किया या फिर कातिल इतना होशियार था कि उसने पूरी वारदात को एक खुद को खत्म करने के मामले जैसा रूप दे दिया। हालांकि पुलिस इस थ्योरी को पूरी तरह नकार नहीं रही थी कि किसी ने मास्टर की से दरवाजा खोला हो, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं था जो किसी बाहरी के आने की गवाही देता। जैसे जैसे पुलिस कमरे की एक एक चीज की बारीकी से तलाशी ले रही थी, तभी एक कोने में रखी एक टी प्लेट पर नजर पड़ी। पर इसमें चाय या कॉफी नहीं थी, बल्कि उसमें रखा था बालों का एक गुच्छा। अचानक सबकी सांसें थम सी गईं। ये कोई आम चीज नहीं थी, बाल, और वो भी प्लेट में। किसका हो सकता है ये गुच्छा, और क्यों? प्लेट के ठीक बगल में फर्श पर एक ब्रेसलेट पड़ा था, काला, मोटा, चमड़े जैसा और बेहद अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रिवाज, किसी रहस्य या फिर किसी निजी पहचान से जुड़ा हो। इन दो चीजों ने पूरे केस का रुख पलट दिया था। अब मामला सिर्फ खुद को खत्म करने का नहीं लग रहा था, बल्कि ये कुछ और था। अब पुलिस ने और गहराई से तलाशी शुरू किया। हर कोना, हर दराज, हर पर्दे की तह टटोली जाने लगी। कुछ तो ऐसा था इस कमरे में जो अभी तक सामने नहीं आया था। जैसे जैसे पुलिस कमरे की तलाशी में गहराई से उतर रही थी, अचानक बेड के किनारे रखी टेबल पर एक मुड़ा हुआ कागज नजर आता है। छोटा सा, जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखकर छोड़ दिया हो। कागज खोला गया। उस पर बस 2 लाइनें लिखी थीं। हम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी लिया, अब हम जा रहे हैं। ये 2 सीधी सादी, लगभग शांत सी लगने वाली पंक्तियां पुलिस के भीतर एक हलचल पैदा कर देती हैं। क्या यह एक सामूहिक खुद को खत्म करने का मामला था? क्योंकि कमरा अंदर से लॉक था, शवों पर किसी संघर्ष का निशान नहीं था, और अब ये नोट भी सामने था। लगने लगा कि मामला सुलझने की कगार पर है। लेकिन पुलिस अनुमान के भरोसे काम नहीं करती। सवाल अभी भी बाकी थे। क्या ये नोट सचमुच इन्हीं में से किसी एक ने लिखा था? क्या ये उनकी मर्जी का आखिरी बयान था? सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले पुलिस को यह पक्का करना था कि कमरे में मौजूद तीनों लोग वही थे जो उन्होंने दावा किया था। पुलिस नीचे रिसेप्शन पर गई। होटल का रजिस्टर खंगाला गया। चेक इन डिटेल्स निकाली गईं। नाम नवीन थॉमस, देवी थॉमस, आर्या बी नायर, आईडी कार्ड असली, सरकारी वैध। पता केरल, कोई फर्जीवाड़ा नहीं था। दस्तावेज साफ कह रहे थे, कमरे में जो 3 लोग थे वे वही थे जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज थे। अब पुलिस की नजर उस नोट की सबसे आखिरी लाइन पर गई। वहां एक मोबाइल नंबर लिखा था। कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक नंबर। पुलिस ने देर न करते हुए उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी, थकी सी आवाज सुनाई दी, हेलो।
पुलिस अफसर ने संयमित आवाज में पूछा, सर क्या आप देवी के पिता बोल रहे हैं? ये नंबर एक नोट पर मिला है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, जी मैं देवी का पिता बोल रहा हूँ। नवीन मेरा दामाद है। दोनों की शादी को 11 साल हो गए, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस लिया, शब्द चुनना मुश्किल था। सर हमें एक होटल के कमरे में 3 शव मिले हैं। 2 की पहचान देवी और नवीन के रूप में हुई है और एक तीसरी महिला का नाम आर्या है। क्या आप उसे जानते हैं? फिर एक लंबा सन्नाटा, फिर कांपती हुई आवाज आई, हाँ आर्या को जानता हूँ, मेरी बेटी की बहुत पुरानी दोस्त है, फ्रेंच पढ़ाती थी। क्या क्या वो भी मर गई है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से जवाब दिया, सर हम जरूरी जांच कर रहे हैं। उधर केरल में आर्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी। उसके पिता ने थाने में दर्ज कराई थी, जब बेटी कई दिनों से संपर्क में नहीं आई। तो जब अरुणाचल प्रदेश पुलिस को होटल के कमरे से मिले नोट में आर्या का नाम मिला और शव की पहचान हुई, तो उन्होंने तुरंत केरल पुलिस से संपर्क साधा। आर्या के पिता को कॉल किया गया। फोन के उस पार कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर थरथराती आवाज आई, आप कह रहे हैं मेरी बेटी आर्या? पुलिस अफसर ने संक्षेप में कहा, सर कृपया 0 शहर आइए, कुछ जरूरी औपचारिकताएं हैं। इस बीच तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कमरे से मिला नोट पर जब देवी के पिता की नजर पड़ी, तो उन्होंने एक पल में पहचान लिया, यह राइटिंग नवीन की है। हालांकि पुलिस ने इसे केवल पारिवारिक मान्यता के आधार पर नहीं छोड़ा। नोट को फॉरेंसिक लैब भेजा गया ताकि लिखावट की वैज्ञानिक पुष्टि की जा सके। लेकिन अब असली सवाल उठने लगे थे। अगर ये खुद को खत्म करने का मामला था, तो तीनों ने मिलकर ऐसा कदम क्यों उठाया, वो भी इतने शांत सुनियोजित तरीके से? और अगर सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ, तो बालों का वो गुच्छा, ब्लैक ब्रेसलेट, ये चीजें कमरे में क्यों और कैसे थीं? और सबसे अहम सवाल, अरुणाचल प्रदेश का यह शांत दूरदराज शहर जीरो टाउन आखिर चुना ही क्यों गया? ये सारे सवाल अब अरुणाचल पुलिस को भी उलझाने लगे थे। कुछ ही दिनों में आर्या, देवी और नवीन तीनों के परिवार जीरो टाउन पहुंच गए। पुलिस ने हर परिवार को अलग अलग बैठाया, उनके बयान रिकॉर्ड किए। साथ ही फोन और वर्चुअल इंटरव्यूज के जरिए उन दोस्तों, सहकर्मियों और जान पहचान वालों से भी बातचीत की गई जो इन तीनों के जीवन में कभी नजदीक थे। तभी एक इंटरव्यू के दौरान देवी के पिता ने कुछ ऐसा कहा जो अब तक किसी को नहीं पता था। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक बोझ था, जैसे शब्द खुद से बाहर खींचे जा रहे हों। पिछले कुछ वक्त से मेरी बेटी देवी और दामाद नवीन समाज से, दोस्तों से, यहाँ तक कि हमसे भी थोड़ा कट के रहने लगे थे। बहुत शांत हो गए थे, जैसे कुछ सोच रहे हों, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। आर्या से उनका मिलना जुलना पहले जैसा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया था। ये बयान जैसे पुलिस के शक को और गहरा कर गया। अब कहानी 3 शवों से नहीं, 3 टूटते हुए मनों की कहानी बनती जा रही थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच गहराती गई, केस की परतें एक एक कर खुलने लगीं, और हर परत पहले से ज्यादा चौंकाने वाली थी। सबसे पहले जो बात सामने आई, वो थी इन तीनों की सामाजिक और पेशेवर पहचान। नवीन और देवी दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, एक प्रतिष्ठित क्लिनिक चलाते थे, मरीजों की लाइन लगी रहती थी। इसके साथ साथ दोनों स्कूलों में पार्ट टाइम पढ़ाते भी थे, देवी जर्मन और नवीन फ्रेंच। आर्या, देवी की कॉलेज की घनिष्ठ सहेली, खुद भी एक इंटरनेशनल स्कूल में फ्रेंच टीचर थी। तीनों की जिंदगी बाहर से देखो तो लगभग परफेक्ट लगती थी। 11 साल की शादी, कोई कानूनी या घरेलू विवाद नहीं, रिश्तों में कोई खटास नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं। फैमिली, दोस्तों, सहकर्मियों, सबका कहना था तीनों के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे थे। तो फिर एक साथ खुद को खत्म, वो भी अरुणाचल प्रदेश के एक दूर दराज पहाड़ी कस्बे जीरो टाउन में। ये सवाल अब अरुणाचल पुलिस के लिए सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं, एक व्यक्तिगत बेचैनी बन चुका था। यहीं से केस को एक नई दिशा मिली, डिजिटल फोरेंसिक। पुलिस ने तीनों के मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ईमेल लॉग्स और ब्राउजर हिस्ट्री की गहराई से जांच शुरू किया। और फिर जो सामने आया, उसने पूरी जांच को एक अनदेखी, रहस्यमय परत में धकेल दिया। तीनों की सर्च हिस्ट्री में एक कॉमन थीम थी, लाइफ आफ्टर डेथ, आत्मा कहाँ जाती है? मौत के बाद की चेतना, क्या आत्मा दोबारा लौटती है? ये सर्च किसी 1-2 दिन की बात नहीं थी। पिछले 1.5 महीने में लगातार अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, गूगल, यूट्यूब, रेडिट, कोरा, ऑब्सक्योर ब्लॉग्स, तीनों इन सवालों के जवाब खोज रहे थे। तीनों के बीच कोई डिजिटल लिंक नहीं था, पर मानसिक एकरूपता थी, मानो ये सब किसी आंतरिक खोज का हिस्सा हो। अब यह मामला सिर्फ खुद को खत्म करने का नहीं लग रहा था, यह एक योजना थी। जैसे जैसे पुलिस डिजिटल फोरेंसिक की परतों को और गहराई से खंगालती गई, कहानी अब किसी साधारण खुद को खत्म करने के मामले से बहुत आगे निकल चुकी थी। ये 3 मौतें नहीं थीं,
ये लग रहा था मानो तीन चेतनाओं ने मिलकर एक सोच समझकर तय किया हो कि अब कहीं और जाने का समय आ गया है। नवीन, देवी और आर्या तीनों की ब्राउजर हिस्ट्री और सर्च पैटर्न अब सिर्फ मौत के बाद क्या होता है जैसे सामान्य सवालों तक सीमित नहीं थी। अब सामने आ रहे थे और भी अजीब चौंकाने वाले विषय। एसिस्टेंसिया क्या है, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल और आत्मा की गति, हम ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं, क्या एलियंस चेतना की उच्च अवस्था है, पूर्वजों का चेतन स्तर और रिकनेक्शन, मृत्यु के बाद की डायमेंशनल शिफ्ट। ये सब केवल जिज्ञासा की उपज नहीं थे, ये पैटर्न में नियमित थे। और तब पुलिस ने एक बार फिर उस छोटे 2 लाइन के नोट को देखा। हमने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी लिया, अब हम जा रहे हैं। पहले ये लाइनें शांति और संतोष का इशारा लगती थीं। अब यही शब्द एक और स्तर पर अर्थ देने लगे थे। क्या ये जा रहे हैं मृत्यु की ओर था या किसी डायमेंशन ट्रांजिशन की ओर? अब पुलिस के लिए यह केस सिर्फ मानसिक अवसाद या सामूहिक भ्रम का मामला नहीं रह गया था। ये अब एक अस्तित्ववादी रहस्य बन चुका था। जैसे जैसे परिजनों से गहराई में बातचीत हुई और भी टुकड़े जुड़ते चले गए। देवी के पिता ने बताया, पिछले कुछ समय से ये तीनों अक्सर अजीब बातें करते थे। ब्लैक मैजिक, मिस्टिक एनर्जी, दुनिया के बाहर की दुनिया, चेतना के स्तर। धीरे धीरे इन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। तीनों ने जैसे अपना एक निजी ब्रह्मांड बना लिया था। बाहर की दुनिया, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ उनके लिए धुंधला पड़ता जा रहा था। अब उनके दिन तीन लोगों के इर्द गिर्द ही घूमते थे। खाली समय में ये तीनों अक्सर घंटों तक साथ बैठते थे, चुपचाप नहीं मगर शोरगुल से भी नहीं। उनकी बातचीत आम लोगों जैसी नहीं होती थी। ना लंच ब्रेक की गपशप, ना पड़ोसी की शिकायत, ना मौसम पर हल्की फुल्की चर्चा। वे गहराई की बात करते थे, जैसे अपनी ही आत्मा को खोलकर सामने रख रहे हों। जब पुलिस ने इनकी इंटरनेट हिस्ट्री खोली तो एक ऐसा डिजिटल खजाना सामने आया जिसने इन तीनों की मानसिक यात्रा की असल दिशा दिखा दिया। वे क्या खोजते थे? जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद की जिंदगी, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। क्या वो वाकई होता है? एलियंस या चेतनाएं जो ब्रह्मांड से जुड़ी हैं? पूर्वजों की मृत्यु के बाद का सफर। हमारा स्थान इस पूरी यूनिवर्स में क्या है? हर खोज एक ही दिशा में लौटती थी। हम जो जिंदगी देख रहे हैं उसके पार क्या है? क्या आत्मा वाकई कोई चीज है? क्या चेतना कभी मरती है? क्या हम दोबारा जन्म लेते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी अनुभव संभव है? अब जरा सोचिए, तीन लोग, पति, पत्नी और एक घनिष्ठ मित्र। तीनों आधुनिक, पढ़े लिखे, भाषाओं में दक्ष। जर्मन जानते थे, फ्रेंच पढ़ाते थे, अंग्रेजी और लोकल भाषाओं में सहज। आयुर्वेद में विशेषज्ञ, तार्किक, संवेदनशील, प्रबुद्ध। फिर भी ये तीनों उलझ गए एक ऐसे सवाल में जिसका उत्तर ना किसी मेडिकल जर्नल में है, ना किसी साइंस लैब में, ना किसी धर्म ग्रंथ में पूरा साफ साफ दर्ज है। ठीक है, ऐसे सवाल किसी भी संवेदनशील मन में उठ सकते हैं और उठने भी चाहिए। लेकिन जब उन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते आपकी खुद की जिंदगी ही एक सवाल बन जाए और उस सवाल का जवाब ही आपकी आखिरी सांस बन जाए, तो सोचिए इसका मतलब क्या है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस का आधिकारिक बयान कुछ इस प्रकार था। जो डिजिटल सबूत हमारे हाथ लगे हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि संभवतः ये तीनों जानबूझकर जीरो टाउन आए थे। उन्होंने पहले से योजना बनाई थी कि कुछ दिन प्रकृति की गोद में जीवन का अनुभव करेंगे और फिर उस अनुभव की ओर बढ़ेंगे जिसे वे मृत्यु के बाद का जीवन मानते थे। उनकी दृष्टि में उस अनुभव तक पहुंचने का मार्ग मृत्यु से होकर जाता था और अंततः वही हुआ। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, रेखा शुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट विकास। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, संगीता और आशीष दोनों ही गुनहगार हैं, उन्होंने अपने अपने परिवार को धोखा दिया है, अंततः वे आजीवन जेल में रहेंगे। मैम सही कहा आपने, किसी का भरोसा तोड़ना और अपने ही लोगों के साथ धोखा करना बहुत बड़ा गुनाह है। उन्हें उनकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए थी। न्याय हुआ है। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, आजकल का माहौल देख के मैं इतना ही कहूंगी कि शादी करने से पहले लड़का या लड़की का प्रेजेंट और पास्ट अच्छे से जान ले तभी शादी करे। मैम बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल भरोसे से ज्यादा समझदारी जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ता है। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, खुद ही अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर अंधकारमय बना लिया। मैम काश उसने ऐसा न किया होता, एक गलती ने 2 जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।
रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, पुलिस वाला होकर भी कितना बड़ा धोखा किया, साजिश करके अपनी पत्नी का ही हत्या करवा दी, यह देश का रक्षक नहीं भक्षक है। सर, ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। कानून को सख्ती से ऐसे भक्षक को सजा देनी चाहिए ताकि बाकी लोग सबक लें। पत्नी का हत्यारा रक्षक नहीं हो सकता। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, रिश्ते सब कलंकित हो गए हैं, वासना इंसान पर हावी हो चुकी है और उसका विवेक शून्य हो गया है। मैम, जब रिश्तों में संवेदना की जगह वासना ले ले तो इंसान केवल शरीर बन जाता है, आत्मा कहीं खो जाती है और विवेक मौन हो जाता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, ऐसी रिश्तों का ऐसा ही अंजाम होता है, जो अपनी माँ बाप को दुख देके अपनी दुनिया बसाते हैं, उनका एंड बुरा होता है। यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, माँ बाप का दिल दुखाकर बनाई गई खुशियाँ ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं। ऐसे रिश्तों में कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इंदु शर्मा जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा रंधावा जी ने कमेंट किया है, दरूहा था भाई राजेश विश्वास। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक कुमार जी ने कमेंट किया है, रिश्ते इतनी शर्मनाक कि अपने विचार को रखे बिना रह नहीं पाया। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरती वैद्य जी ने कमेंट किया है, सजा सिर्फ 10 साल की, उनको तो और भी सजा मिलनी चाहिए थी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज यादव जी ने कमेंट किया है, जिस्म की भूख ऐसी ही होती है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। चांदनी शाही जी ने कमेंट किया है, सर आपका बताने का तरीका गजब का है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सैड वीडियोज नाम के आईडी से कमेंट आया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नूरानी तेजानी जी ने कमेंट किया है, खाला की मदद से हत्यारे का स्केच भी बना सकते थे। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। वर्षा वर्मा जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुदेश विज जी ने कमेंट किया है, नाइस वॉइस। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आशु लस्कर जी ने कमेंट किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 15 साल से रिलेशन में हैं और किसी को पता ना चला। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। उस्मा फारूकी जी ने कमेंट किया है, असल जुर्म कुलदीप की बीवी का था। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नहीं नाम के आईडी से कमेंट आया है, ओह माय गॉड, कैसी माँ है, वह बेटा था तुम्हारा ही, क्यों ऐसे किया, अपने माँ नाम को बदनाम कर दिया है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। वी आर इंडियंस नाम के आईडी से कमेंट आया है, करप्ट थी संगीता वारना, 2 बच्चों की माँ होकर दूसरे के हस्बैंड से रिलेशन बनाया, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे गणेश सौद जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, राहुल जयकर जी, मनोज प्रभाकर जी, प्रतिमा आर्यल जी, तुलसी चौरसिया जी, विनोद राजपूत जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।